लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 54.09% वोटिंग हो चुकी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां 58.19% वोटिंग का आंकड़ा सामने आया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग लगातार जारी है। दोपहर 3 बजे तक जो वोटिंग के आंकड़े आए हैं वो अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश में 54.09, तो छत्तीसगढ़ थोड़ा सा आगे है, 58.19% यहां वोटिंग हो चुकी है। और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शाम होते होते यह आंकड़ा और बढ़ेगा और 2019 और 14 का जो रिकॉर्ड पहले और दूसरे चरण के फेज में सीटों पर नहीं टूट पाया था, तीसरे चरण में वो रिकॉर्ड टूटेगा। ये कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरे चरण के बाद चुनाव आयोग हो या फिर राजनीतिक दलों ने जो मेहनत की है मत प्रतिशत बढ़ाने में, वो अब तक उसकी एक छोटी सी झलक जरूर देखने मिल रही है। तो मध्य प्रदेश में 54.09% और छत्तीसगढ़ में 58.19% वोटिंग हुई है। और ये मत प्रतिशत सीटों के हिसाब से कितना रहा है, उन सब को लेकर भी विस्तार से बात होगी, सब कुछ बताएंगे। तो दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े चुनाव आयोग ने अब जारी कर दिए हैं। लगातार कुछ बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग हो रही है। देश के अंदर 93 सीटों पर वोटिंग चल रही है। एमपी की 9 लोकसभा सीटों में एक तरफ विदिशा लोकसभा सीट जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो राजगढ़ लोकसभा सीट भी खास है क्योंकि यहां भी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हैं। तो दूसरी तरफ गुना लोकसभा सीट जहां बीजेपी के टिकट पर पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी से आपने उन्हें चुनाव लड़ते और जीतते देखा, लेकिन 2019 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, केंद्रीय मंत्री हैं और अब पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ऐसे में ग्वालियर चंबल का क्या कुछ माहौल है, उसको लेकर भी विस्तार से बातचीत होगी। और मध्यांचल क्षेत्र में भोपाल, राजगढ़, विदिशा लोकसभा सीट का क्या कुछ इस वक्त माहौल बना हुआ है, साथ ही बैतूल लोकसभा सीट पर क्या आंकड़ा 2019 से टूटेगा या उसके नीचे रहेगा, इन सब को लेकर विस्तार से बात की जाएगी। लेकिन दोपहर 3 बजे तक वोटिंग के जो आंकड़े जारी हुए हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मध्य प्रदेश में 54.09 और छत्तीसगढ़ में 58.19% वोटिंग। तो ऐसे में जो कहा जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण में मत प्रतिशत कम रहा था, उसके लिए राजनीतिक विश्लेषकों ने अलग अलग जो कारण बताए। कुछ जगह कहा गया कि शादी का माहौल है, गर्मी का सीजन है, और दूसरी तरफ कहा गया कि प्रचार कम किया जा रहा है क्योंकि एक पार्टी जीत को लेकर आश्वस्त है तो दूसरी आत्मविश्वास में कमजोर है। और इन सब के बाद अब देखिए आप कि कैसे चुनाव आयोग ने भी मेहनत की क्योंकि मत प्रतिशत बढ़ाना है और अब इसके नतीजे शायद सामने आ रहे हैं। चलिए इसी को लेकर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। क्या कुछ माहौल इन सीटों पर अब तक बना हुआ है, ये जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ चाहे स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी जुड़े। शरद जी, बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद संयम। और जो आपने अपडेट दिया है 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत का, वो एक महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नोटिस की जाने वाली बात होगी इस चरण में, क्योंकि पिछले जो 2 चरण थे उनके जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो कम रहे पिछली बार के जो चुनाव थे उससे। लेकिन इस बार का अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो ठीक ठाक स्थिति में दिख रहा है। और अभी भी 3 घंटे बाकी हैं, तो 3 घंटे का जब अंतिम जो फिगर है वो आएगा तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि जो फिगर हैं पिछली बार से आगे निकल जाएंगे। कुछ एक सीटों पर तो ये बात सुनिश्चित हो गई है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार से ज़्यादा होगा। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करा देता हूं उन मेहमानों का जो इस वक्त हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पवन पटेल जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। प्रियंका दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं आप भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। संदीप जी, मैं आपसे आपके ही पास जाना चाह रहा हूँ और कुछ जो फिगर हमारे पास हैं इस वक्त में उसको कोट करते हुए मैं चाहता हूँ कि आप इसकी जो व्याख्या है वो करिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि कैसे आप इसको देखते हैं। 2019 का जो वोटिंग प्रतिशत का फिगर था उसमें मुरैना से स्टार्ट करते हैं, एक एक सीट से करेंगे तो शायद ज़्यादा दर्शकों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि मुरैना सीट का उल्लेख करना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि अभी तक के जो फिगर आए हैं उनमें से ये एकमात्र ऐसी सीट है जिसमें ये लगभग तय हो गया है कि जो वोट प्रतिशत है पिछली बार से ज़्यादा होगा, क्योंकि पिछली बार का 61.89% था और जो 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत का फिगर है वो 59.63% तक पहुंच गया है। 3 बजे तक के आंकड़े हैं, तो इस लिहाज से तो सर आप जानते हैं कि 6 बजे तक का समय है, यानी कि 3 घंटे के और फिगर आएंगे तो इसका क्रॉस हो जाना लगभग तय है।
क्या आप वजह मान रहे हैं मुरैना जैसी जगह पे या भिंड जैसी, हालांकि भिंड में भी जो फिगर है मैं कोट कर देता हूँ, क्योंकि भिंड और मुरैना ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा सा ये संशय रहता है वोट प्रतिशत को लेकर। तो भिंड में 54.42% था 2019 में, और अभी तक के जो आंकड़े हैं वो 44.18% का हो चुका है। 10% के करीब करीब अभी रह गया है, जिसमें 3 घंटे का और प्रतिशत आना बाकी है। तो सर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये जो बदलाव दिख रहा है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का, उसके पीछे की क्या वजह आप मान रहे हैं? देखिए शरद जी, पहले ये कहा जा रहा था कि शादी विवाह है और लोग ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी लगभग चुनाव जीत गई है, इसलिए मतदाता बाहर नहीं निकल रहा है। लोग ये भी मान रहे थे कि कांग्रेस चुनाव हार रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यों ज्यों चुनाव के चरण बढ़े हैं, चुनाव प्रचार में आक्रामकता आई है। आप ये देखिए कि पिछले 2-3 दिनों में चुनाव प्रचार का तरीका एकदम बदला है। प्रधानमंत्री हों, चाहे अमित शाह हों, बीजेपी हों, उनकी आक्रामक शैली हो गई है। राहुल गांधी भी आए तो उनका भी जो अंदाज था वो आक्रामक था। तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है उसे जोश की ज़रूरत होती है। जिसे पहले और दूसरे चरण में ये लग रहा था कि ये चुनाव एक तरफा है, उसे ये लग रहा है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वादे पूरे किए, और जो कांग्रेस बात कर रही है, चाहे प्रियंका गांधी की हम स्पीच ले लें मुरैना की, उन्होंने विरासत में शहादत की बात की, उन्होंने भावनात्मक तौर पर भी लोगों को जगाया। तो मुझे लगता है कि एक तरफ बीजेपी के चुनाव की प्रचार की आक्रामकता और कांग्रेस का भी चुनाव प्रचार आक्रामक होने के चलते मतदाताओं में एक जोश आया। क्योंकि मतदाता निकलता कब है शरद जी, हमें समझना होगा। हम पहले देखा करते थे, पहले दूसरे चरण में हमने जो चीज़ देखी वो खटकी लोगों को, कि मतदाताओं को बाहर निकालने की एक तो कोशिश नहीं हुई और नेताओं ने ऐसे हमले नहीं किए जिससे मतदाता भी जोश में आ जाए। मुझे लगता है कि जो तीसरे चरण में जो चुनाव प्रचार हुआ है उसने मतदाताओं को जोश में लाने का काम किया और मतदाता वोट डालने बाहर निकला। ये किसके पक्ष में जा रहा है और किसके विरोध में जा रहा है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मतदाता जोश में जरूर आया है। यही कारण है कि मुरैना और भिंड जैसी जगह पे मतदान 2019 के करीब पहुंच सकता है। अच्छा, ये एक बात मैं और आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा, कि आपने कहा कि आक्रामकता आई है इस चुनाव के प्रचार में तीसरे चरण में, तो इस आक्रामकता की जो वजह है वो आप क्या मानते हैं और किसकी तरफ से आप ये मानते हैं? क्या प्रधानमंत्री के जो भाषण हो रहे हैं, आज भी उन्होंने बड़ी तल्ख टिप्पणियां की कांग्रेस के ऊपर, सार्वजनिक एक तरीके से उसको जनरलाइज करते हुए टिप्पणी की, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक तरफा आक्रामकता आई है या कांग्रेस की भी कुछ रणनीति आप बदली हुई देखते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी पहले से ज़्यादा आक्रामक हुई है। और आप आज एक जो स्पीच हुई है खरगोन की, शरद जी सभी ने सुनी होगी, कि एक लाइन प्रधानमंत्री ने बोली कि 500 साल बाद, तो आप ये समझिए कि 2 मिनट तक तालियां बजती रही जनता की। तो ये संकेत और जय श्री राम के नारे भी लगाए उन्होंने। तो जो वो आक्रामकता जनता पसंद कर रही है, इसका मतलब है। जहां तक फिर मुरैना की जब हम बात करते हैं तो प्रियंका गांधी की भी जो स्पीच थी वो बड़ी प्रभावशाली थी। उन्होंने भी अपनी शहादत का जिक्र किया, अपने बचपन का जिक्र किया, प्रधानमंत्री पर भी हमले बोले। तो जब राजनेताओं के बयान जनता को अपने अनुरूप लगने लगते हैं, जनता को ये लगता है कि हमारी बात भी कह रहा है, तो मतदाता वोट करने निकलता है। मुझे लगता है कि इन 2 सभाओं का, या प्रधानमंत्री की पिछली सभा और प्रियंका की सभा का असर कम से कम मध्य प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव में मुझे दिख रहा है। ठीक बात कह रहे हैं। और ये देखना होगा कि हालांकि ये जो वोट का प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि ये अभी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंतिम फिगर नहीं आए हैं, लेकिन बिल्कुल करीब में पहुंच गया है मतदान का प्रतिशत पिछले बार के। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 घंटे का और जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो वो इससे पार हो जाएगा। प्रियंका दुबे जी जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। प्रियंका जी, अब तो आपके लिए मुश्किल हो गई। आप तो कह रहे थे कि जो वोट प्रतिशत घट रहा है वो कांग्रेस का घट रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहा है। अब तो ये वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो अब आप इसको किस नजर से देख रही हैं? देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का होना बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में भी जब रही है तो अपने कर्तव्यों का पालन बहुत ईमानदारी से किया है। और उसी की ईमानदारी का बतौर आज हम बात करें तो 2 सीटों से आज सबकी से बड़ी अगर लोकतांत्रिक पार्टी बन के उभरी है तो वो हमारी कर्तव्य निष्ठा के कारण ही हम आज आ पाए हैं। और हमारे कार्यकर्ता की जो मेहनत रहती है,
जो वो पूरे 5 साल तक करता है। हमारे पन्ना प्रमुख अगर हम बात करें, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ प्रमुख जो जा करके घर घर तक संपर्क स्थापित करते हैं, वो केंद्र की रीति नीति को अगर जमीन तक पहुंचाने का जो काम करते हैं वो हमारे कार्यकर्ता करते हैं। परंतु ये भी बिल्कुल सत्य है कि किसी कार्यकर्ता का जब मन टूटता है या जब वो उदास होता है तो ये किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, उसके लिए सबसे बड़ी हानि और सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो कार्यकर्ता का मनोबल का टूटने का होता है। ये बात सत्य है कि अगर अभी हम जो बात करते हैं, जैसे राजगढ़ सीट में अगर इस उम्र में भी दिग्विजय सिंह जी मेहनत कर रहे हैं तो वो कार्यकर्ताओं के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बनता है। वो बात एक अलग है कि उन्होंने बंटा ढार किया था तो वो जनता के कनेक्ट नहीं कर पा रहे, परंतु कार्यकर्ता तो अपने नेता के लिए मेहनत करता है। तो अगर वो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और वो टिके हुए अपनी पार्टी में, तो ये भी उनकी पार्टी के लिए एक उपलब्धि भी है। साथ ही हम लोग विश्वास करते हैं अपनी पार्टी के किए हुए कार्यों पर। हमने जो बातें कही, भारतीय जनता पार्टी का अगर घोषणा पत्र अगर आप उठा करके देखेंगे तो सदैव उसमें ही चर्चा रहती थी राम मंदिर को लेकर के। लोग हमें टिप्पणी भी करते थे कि मंदिर भव्य बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, परंतु तारीख भी बताई और मंदिर भी बनाया। 370 के लिए जब नारा दिया गया था कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, वह सारा की सारा है, आज जब 370 आर्टिकल खत्म होता है और वहां पर अमन चैन फैलता है तो वो भी पूरा हुआ है। 3 तलाक को लेकर के लोगों ने बड़ी तल्खियां दिखाई थी, लेकिन आज 3 तलाक के कारण जब बहनें आज अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती हैं तो लोगों ने वो भी देखा है। तो लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना है। ठीक है प्रियंका जी आपकी बात आ गई है। मैं पवन जी के पास जाना चाह रहा हूँ। पवन जी, सेम सवाल मैं आपसे भी करना चाह रहा हूँ। आप तो जब वोट परसेंटेज घट रहा था तो आप लोग कह रहे थे कि ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट है और ये इससे कांग्रेस को फायदा है। अब मुझे आप बताइए कि अब तो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, अभी तक की जो स्थिति है उसको देखते हुए, तो अब आपकी क्या इसको लेकर राय है आपकी? कि मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि वोट परसेंटेज घटने और बढ़ने से सरकार बनने और नहीं बनने का निर्णय आकलन नहीं किया जा सकता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हुई है कि वोट बैंक बढ़ा है तब भी विपक्ष सत्ता में आया है, कई बार ऐसा हुआ कि वोट बैंक घटने के बाद भी आया है। तो किसी इस चीज का परसेप्शन से इस बात से नहीं लगाया जा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो आदरणीय प्रियंका जी अभी बोल रही थी, पवन जी मैं आपके पास आऊंगा। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ BSTV से जुड़ गए हैं, मैं उनके पास जाना चाह रहा हूं। कृष्णा गौर जी हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। कृष्णा गौर जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV पर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज आप पूरे दिन, मैं देखता रहा कि क्षेत्र में थी, अपने क्षेत्र में, और पूरा जो जायजा है वो आप ले रही थी मतदान का। क्या कुछ आज आप देख पाई हैं, मतदाताओं का जो मन है वो किस हद तक पढ़ पाई हैं आज? सवेरे 7 बजे से लगातार मैं मैदान में हूँ और मैंने प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जाकर मतदाताओं से चर्चा की है, उनके मन का भाव पढ़ा है और मुझे लगता है कि हर मतदाता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने का मन बनाकर वोट डालने आया है। और इसलिए क्योंकि हर मतदाता ये चाहता है कि ये देश अगर सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में। इस देश का सनातन धर्म की रक्षा अगर होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में। इस देश में गरीबों का उद्धार होगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इस देश की सीमाएं अगर सुरक्षित होगी तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। यह देश आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्त होगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए पूरा विश्व आज भारत को एक सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। ये कुशल नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार है और यही कारण है कि आज मैं सवेरे से जब मैदान में हूँ तो मैंने हर मतदाता के मन में यही भाव पड़ा है और हर एक मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर अपने नागरिक कर्तव्य को पूरा कर रहा है। अच्छा कृष्णा गौर जी, एक सवाल ये है कि पिछले जो 2 चरण हुए थे उसमें हमने देखा था कि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो कम रहा था, लेकिन इस बार के अब तक के जो आंकड़े हैं यानी कि 3 बजे तक के आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी कर दिए हैं और उसमें ये दिख रहा है अभी कि कुछ सीटों पर तो ये बात लगभग तय हो गई है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है और वो आगे हो जाएगा, और कुछ और जो सीटें हैं उनमें लग रहा है कि लगभग लास्ट वाला जो वोटिंग प्रतिशत है वो तो मैच हो ही जाएगा और उससे भी ज़्यादा जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की वजह क्या है? लगता है कृष्णा गौर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं दोबारा से उनके पास जाने की कोशिश करेंगे और
जो महत्वपूर्ण चर्चा है उनसे कोशिश करेंगे करने की। लेकिन पवन जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। पवन जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात पूरी करें। जी मैं और दूसरा एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रियंका जी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है उन्होंने बोला कि एक स्वस्थ विपक्ष रहना जरूरी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही थी कि विपक्ष विहीन चाहिए, कांग्रेस विहीन उनको चाहिए था। तो ये बड़ा अच्छा सुनकर के लगे कि कम से कम इस तरह की स्वस्थ भावनाएं अगर चलेंगी तो मुझे ख्याल से देश और संविधान और प्रदेश का बड़े अच्छी तरह से भला हो जाएगा। और भाजपा, ठीक है पवन जी मैं एक बार फिर से आपको रोकना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ तकनीकी वजह से कृष्णा गौर जी से हमारा संपर्क टूट गया था। दोबारा से हमारा संपर्क हो गया। कृष्णा गौर जी, मैं जो सवाल मैंने आपसे किया था, शायद उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई, तो मैं एक बार दोहरा देता हूं कि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो पिछले 2 चरण के जब चुनाव हुए थे तो उसमें एक चिंता का सबब था, लेकिन इस बार यानी कि आज का जो 3 बजे तक का आंकड़ा है वो ये दिखा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक स्थिति में है। तो आप क्या वजह मानती हैं इस वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने की? नहीं, मैं इतना मानती हूँ कि पहले भी जितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और आज भी जितना वोट डला है वो 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इसलिए क्योंकि मैं स्वयं सवेरे से मैदान में हूँ और मैंने देखा कांग्रेस की टेबलें दूर दूर तक नहीं हैं, और अगर कहीं टेबल भूल से लगी भी है तो वहाँ बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि जितना भी वोट डल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में डल रहा है। तो पूर्व में भी जब मतदान का प्रतिशत जितना भी रहा हो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही रहा है, हमारा पूरा विश्वास है। ठीक है कृष्ण गौर जी, एक सवाल और है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश में थे, हालांकि वो 4थे चरण के लिए जो प्रचार है वो कर रहे थे, और उन्होंने बड़े आक्रामक तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है मोदी के खिलाफ वोट जिहाद जो है वो कर रही है, और साथ ही साथ में उन्होंने आज मंगलसूत्र वाली बात भी फिर से दोहराई। क्या आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव में भारी पड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरह से इस देश की जनता के सामने उजागर हो गया है। किस प्रकार से इनहेरिटेंस टैक्स लगाकर इस देश के नागरिकों की संपत्ति को लूटा जाएगा और उन्हें किन लोगों में बांटा जाएगा, ये कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस प्रकार की बातें लिखी गई हैं वो सीधे सीधे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, ये साबित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस देश की संस्कृति, परंपराओं, मूल्यों को आगे रखकर अपने घोषणा पत्र का निर्माण किया है, और सिर्फ निर्माण ही नहीं किया बल्कि उस पर अमल भी किया है। अगर हमने कहा था कि देश की जनता पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनाएगी तो जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 समाप्त करेंगे, हमने करके दिखाया। हमने नागरिकता संशोधन कानून लाकर हमारे अपने ही भाई बहनों को देश में सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अवसर दिया। राम मंदिर का हमने निर्माण कराकर इस देश की बहुसंख्यक सनातनियों की आस्था का सम्मान करने का काम किया, जो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है, और इसीलिए इस देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, जो इस बार मतदान के प्रतिशत में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कृष्ण गौर जी, वैसे तो 9 सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रहा है, लेकिन राजगढ़ एक ऐसी सीट है जहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और आपकी पार्टी के सबसे ज़्यादा निशाने पर वो रहते हैं। क्या लगता है कि राजगढ़ में किस तरीके का पूरा सिनेरियो रहने वाला है 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसमें, क्योंकि मुझे जानकारी है कि आप भी वहां प्रचार के लिए गई थी। आप राजगढ़ में मैं स्वयं प्रचार के लिए गई थी। राजगढ़ की जनता का मानस मैंने पढ़ा है, और राजगढ़ की जनता दिग्विजय सिंह जी को इस बार बहुत करारी शिकस्त देने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय होगी, जिसमें सबसे बड़ी विजय हमारी राजगढ़ से होगी। श्री दिग्विजय सिंह जी इसके लिए तैयार रहें। अच्छा, विदिशा को लेकर भी लेकिन आप लोग कह रहे थे कि सबसे ज्यादा बड़ी जीत तो विदिशा से होने वाली है, ये राजगढ़ शिफ्ट हो सकती है क्या? निश्चित रूप से हो सकती है। विदिशा तो हमारी उन 3 बड़ी जीत वाली सीटों में है ही, जिसमें हम बड़ी जीत हासिल करेंगे।
लेकिन राजगढ़ भी हमारी उनमें शामिल है, जो हम एक ऐतिहासिक जीत के साथ उस सीट को जीतेंगे। अच्छा कृष्णा गौर जी, मैं चाह रहा हूं कि जो 9 सीटें हैं अभी तो सारी आपके पास हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि और एक ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि ग्वालियर चंबल की जो सीटें हैं, खासतौर से मुरैना, भिंड, ग्वालियर की हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ बहुत कांटे का जो मुकाबला है वो हो सकता है। तो ऐसी कोई जानकारी आप तक है या आपको लगता है कि कोई कांटे का मुकाबला है वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कांटे का मुकाबला नहीं है। सारी पूरे प्रदेश की जनता मोदीमय हो गई है। सभी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं और यही कारण है कि इस बार 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस भले ही कितना ही अफवाहें फैलाती रहे, लोगों को गुमराह करती रहे कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अस्तित्व उसका समाप्त होने की ओर है और इसलिए अब डूबते जहाज में कोई सवार नहीं होना चाहता और इस डूबते हुए जहाज में उनके ही अपने ही नेता उनकी विचारधारा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाने का काम कर रहे हैं। आज ही मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी बहन राधिका खेड़ा जी ने कांग्रेस की संस्कृति को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाया है, जो इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस ने महिलाओं का हमेशा अपमान किया है। अब कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता ही, कांग्रेस पार्टी की नेता ही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपना रही है। इसलिए कांग्रेस खुशफहमी में ना रहे। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है और 29 की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ठीक है कृष्णा गौर जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप BSTV से जुड़ी महत्वपूर्ण जो चर्चा है उसमें शामिल हुई, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अब तमाम जो और बाकी मेहमान हैं उनके पास में जाना चाह रहा हूं। पवन पटेल जी के पास मैं फिर से जाऊंगा क्योंकि उनकी बातचीत को मुझे 2 बार रोकना पड़ा। एक खास मेहमान हमारे साथ थी कृष्णा गौर जी, इस वजह से। पवन जी, मैं माफ़ी के साथ दोबारा से आपके पास आ रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप अब संक्षिप्त में अपनी बात को पूरी करें ताकि इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें। जी देखिए, मेरा निवेदन इतना है कि जो आप बात कर रहे हैं, पूरा मीडिया बात कर रहा है कि मोदी जी की आक्रामकता की बात कर रहे हैं कि बड़ा आक्रामक भाषण दिया है। वोट परसेंटेज बढ़ने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल चुनाव आयोग का था, जिन्होंने अपील की, उतना बड़ा जो व्यवस्थाएं की उसके पीछे वो रीजन जाता था। बाकी मोदी जी की आक्रामकता तो हमेशा की तरह है। मोदी जी कभी अपने कामों को नहीं बताते। आप मोदी जी का पूरा भाषण सुन के उसको अगर डिवाइड करेंगे, बाइफर्केशन करेंगे, तो आधे से 90% भाषण कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ऊपर रहता है। आज भी बड़े दुख की बात है कि आज भी माननीय मोदी जी को अपने काम बताने के लिए नहीं बात पड़ती। एक सोचने वाली बात है, कितना मजबूत प्रधानमंत्री हमारे देश का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज किस तरह की बातें कर रहे हैं। हार से बौखलाहट वाली बात उनके सामने समझ में आ रही है कि आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस दे दी। किस टाइप की बात कर रही है? कहीं घोषणा पत्र में लिखा हुआ है? अभी कल मेरी एक डिबेट कहीं तो बोल रहे थे हम राम मंदिर को तोड़वा करके फिर से हम वहां मस्जिद बनवा देंगे। कोई बात है इस टाइप की बात जो बरगलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करी? आम जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि मोदी जी की गारंटी, जिस गारंटी पे पूरी भारतीय जनता पार्टी बात करती, कोई मोदी जी की गारंटी वारंटी नहीं है। आप बता दीजिए, पूरी दुनिया ने देखा है मोदी जी ने गारंटी पूरी की हो तो बता दीजिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई की वाली गारंटी फेल हो गई। किसान 750 किसानों के ऊपर अत्याचार किया, शहीद हो गए। किसानों की दुगनी आय करने का झूठा वादा किया तो वो खत्म हो गया। 100 दिन में काला धन आ रहा था। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, पता नहीं कितनी हर गारंटी मोदी जी की फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के दिन 10 सबसे ज्यादा गारंटियों को प्रचारित और प्रसारित किया था, उन गारंटी को पूरा ही नहीं किया। ठीक है पवन जी, आपकी बात आ गई, मैं आऊंगा आपके पास। अभी हमारे पास समय है। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं फिर से एक इसी विषय को लेकर कि जो वोटिंग का एक तरीके से पैटर्न बदला है और उसमें आपने पिछली बार अभी जब इससे पहले जब आप जवाब दे रहे थे तो आपने कहा था कि जो चुनाव का मूड है वो भी चेंज हो गया है। तो मध्य प्रदेश में तो बस ये इसके बाद एक चरण और रह गया है, लेकिन हिंदी पट्टी के कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर जो पूरे 7 चरण हैं उनमें चुनाव होना है। मध्य प्रदेश से सटा हुआ उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है जहां पूरे चरणों में जो है चुनाव होने हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, चुनाव का मूड भी चेंज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो हार जीत का अंतर है उसमें भी फर्क डालेगा क्या? देखिए शरद जी, चुनाव का मूड बदल रहा है ऐसे नहीं नकार सकते। अब ठीक है, आकलन अपना अलग अलग हो सकता है कि वोट प्रतिशत क्यों बढ़ा तीसरे चरण में, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अब जैसे 2020 मैच में लास्ट के ओवर चलते हैं, मुझे ये लगता है कि तीसरे चरण के बाद वो दौर शुरू हो गया है। आक्रामकता चुनाव प्रचार में आएगी और जो इलाकाई हैं, जैसे हिंदी पट्टी के साथ साथ आप बंगाल जाएंगे, वहाँ भी 7 चरणों में चुनाव हैं, बिहार में भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप पूरे चुनाव के मूड को और तेज़ी से बदलेंगे।
अगर आप चुनाव का मूड नहीं बदलते हैं और मतदान का प्रतिशत नहीं बदलता है या नहीं बढ़ता है तो जीत हार का अंतर सीटों में बहुत सिकुड़ जाएगा शरद जी। अगर आपको अंतर बढ़ाना है या आपको 400 पार ले जाना है या कांग्रेस को बीजेपी को 250 से नीचे ले जाना है तो आपको आक्रामकता अपनानी पड़ेगी। ठीक है, देश के मुद्दे हैं, महंगाई है, गरीबी है, लेकिन जनता को आज वर्तमान दौर में, ठीक है हम महंगाई से परेशान हैं, लेकिन वो मुद्दे लुभाते नहीं हैं शरद जी। जनता को आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं मुद्दे। वो मुद्दे जिनसे भावनात्मक तौर पे आपको जोड़ लेते हैं वो मतदान पर बड़ा असर डालते हैं। आप देखिए कि अगर प्रियंका गांधी ने अपनी बात की तो शहादत की बात की ना उन्होंने, कि हमारे परिवार ने शहादत दी, जब मैं 19 साल की थी तो मैं पिता के लोथड़े लेके लौटी थी। यहाँ अगर मोदी जी बात कर रहे हैं तो वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो आपके जेवर छीनने की बात कर रहे हैं विरासत टैक्स के नाम पर, वो उदाहरण भी दे रहे हैं या जो भी कह रहे हैं कि एक भैंस आपकी छीन लिया। तो जो आपसे जुड़ी चीज है, जो आपसे कनेक्ट कर रही है, वो चीजें ज्यादा बोलने लगे हैं नेता और चुनाव के प्रचार को आक्रामक बना रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये आक्रामकता कहाँ जाके ठहरेगी इसकी अभी कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये एक अनुमान ही लगाया जा सकता है क्योंकि अभी और जो 4 चरण हैं वो बाकी बचे हैं। प्रियंका जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। एक ये जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगता है वो ये लगता है कि इस तरीके के विषय उठाकर जो सभाएं हो रही हैं आपके नेताओं की, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, पूरे बाकी के जो नेता हैं आपके, उनकी अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाता है कि उसमें जनता के जो मुद्दे हैं उन पर उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती जितनी इस बात को लेकर होती है कि ये हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है, फिर ये हो सकता है। तो बजाय इसके अगर जनता के मुद्दों पर डेवलपमेंट की बात की जाए तो क्या ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? अगर हम बात करें तो जो बातें आज आ रही हैं विषय में निकल के आ रही हैं, कर्नाटक सरकार के द्वारा जो भी संशोधन किए गए और सब्सिडीज दी गई वो किसी वर्ग विशेष को दी गई, तो इसमें अगर मोदी जी, माननीय मोदी जी इस बात को कहते हैं तो कौन सा गलत है? अगर हम बात करते हैं दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज जो अंग्रेजों ने वापस की थी वो वक्फ बोर्ड को ही सिर्फ दे दी गई, तो ये कौन सा जस्टिस था? आज वक्फ बोर्ड के नाम से जो जमीनें हथियाई गई हैं, कई लोगों ने उसकी कंप्लेंट करी है, तो क्या ये जस्टिस है? किसी एक समुदाय की तुष्टीकरण की लग जाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सभी को साथ लेकर के चलना। परंतु जो लोग अल्पसंख्यक के नाम से यहाँ थे, हम मानते हैं उनका भी संसाधन पे अधिकार है, परंतु क्या सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को संतुष्ट करते रहना उचित है? अगर हम बात करें जो संख्या बाहुल्य में है उसकी धार्मिक भावनाओं की कोई अहमियत नहीं होती है। इनहेरिटेंस को लेकर के जो बात की, टैक्स करके जो चर्चा करने के लिए आई, उसका पुरजोर विरोध करने के लिए कांग्रेस के लोगों को अगर कैंपेनिंग चलाई जानी चाहिए थी कि वो अगर उनका विचार नहीं है तो। उसके अलावा मैनिफेस्टो की बात करते हैं, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि पवन पटेल जी की ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं मस्जिद को तोड़ दूंगा, ये बात हमने भी नहीं कही है। ये आप ही के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद कृष्णन जी ने खुद ने राहुल गांधी जी को कोट करते हुए ये बात उन्होंने कही है और उन्होंने उसको स्प्रेड आउट किया है, उसको हमने नहीं कहा है। थोड़ा सा आप उसको डिटेल में अगर रीडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये प्रमोद कृष्णन जी का स्टेटमेंट है जो आप ही के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं और भी जो ऐसे संसाधन थी जो वक्फ बोर्ड को समर्पित हो गए, जिसके ऊपर तत्कालीन सरकारों ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो जो ये असंतोष फैला है एक बाहुल्य के ऊपर, अगर हम बात करते हैं आज किसी के अंदर भी इंफिनिटी आनी ही आनी है, अगर हम हो या आप हो, कोई भी जो अपनी संपत्ति को जोड़ता है और उसके बाद भी जब इन्हीं के नेता जो गठबंधन के भी हैं या दूसरे भी हैं, मेरा सिर्फ एक स्वस्थ लोकतंत्र के हिसाब से ही कहना पड़ता है कि जब इस प्रकार के उदयनिधि स्टालिन अगर बयान देते हैं या डी राजा अगर इस प्रकार के बयान देते हैं या कोई भी इस प्रकार धर्म संबंधी बयानबाजियां आती हैं, तो उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कभी सनातन के लिए फेवर में कभी इसका जवाब ले लेते हैं पवन जी से। पवन जी, ये आरोप आप लोगों के ऊपर है कि आपके नेता मौका देते हैं उन्हें विषय उठाने के लिए या मुद्दा बनाने के लिए, और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूं जो संदीप जी ने कही है कि दरअसल जो आज का मतदाता है उसको भावनात्मक मुद्दे ज़्यादा अपील करते हैं, बजाय इसके कि वो उनके आसपास के जुड़े हुए माहौल या उनकी सुविधाएं या उनके विकास से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनसे ज़्यादा भावनात्मक मुद्दे अपील करते हैं। इसमें आप लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। देखिए, मेरा मतलब है कि अगर हमारे नेता मुद्दे देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में है
तो सभी मुद्दों को बराबरी के तराजू पर तौलते उनको लेना चाहिए। हम महंगाई मुद्दा बात करेंगे तो उसके बारे में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बात नहीं करेगा। हम बेरोजगारी मुद्दा को लेकर बात करेंगे, एक 100 में से एक बात कोई ऐसी होगी, उस बात को पकड़ के पूरी भारतीय जनता पार्टी डांस करेगी। तो हमारा निवेदन ये है कि आप जब सत्ता में हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अभी वो कृष्णा गौड़ जी गरीबों की बात कर रही थी, अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े होर्डिंग मैंने देखा जिसमें लिखा है 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुफ्त का मतलब डेफिनेशन दिया था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, फोकट में जो अनाज देते हैं यार, फोकट में। तो जो फोकट में अनाज देते हैं, होर्डिंग में लिखा हो कि वो हम देते रहेंगे, मतलब 80 करोड़ लोगों का जीवन इतना सुधार नहीं करेंगे कि उनको देने की जरूरत न पड़े, आज भी हम देते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हम तो कहते काम पे बात करिए, हम तो कहते डेवलपमेंट पे बात करिए, हम तो कहते भारतीय जनता पार्टी का नेता बोले कि ये देखो मेरे मोदी जी ने गारंटी दी थी महंगाई कम करने की और ये देखो हमने दे दिया, ये देखो मोदी जी ने बोला था 450 रुपए में सिलेंडर दे दिया और ये देखो हम 1100 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, ये देखो हमने 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था, ये देखो हमारा बेरोजगार आत्महत्या कर रहा, ये देखो हमने किसानों के दुगनी करने की बात की थी, ये देखो हमने 750 किसानों को मार दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, उस पर बात कभी नहीं करेंगे। ये चुनिंदा बातों का अगर 1000 बात कोई बोलेगा, उसमें एक कोई गलती से अगर बोल दिया तो उस चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे। हम तो कहते हैं कि आप डेवलपमेंट पे बात करिए, जनता के हित में, देश के हित में कांग्रेस भाजपा द्वारा किए गए हर काम में उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उनका इंटेंशन ही ऐसा नहीं रहता। अब ये राम की बात करते हैं, ठीक है पवन जी आपकी बात आ गई है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है जो संयम हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। संयम बिल्कुल जी, और इस वक्त एक बड़ी खबर भिंड से है, जहां फर्जी मतदान को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। विवाद के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त भिंड क्षेत्र के अंदर कोशिश की गई चुनाव आयोग की तरफ से कि कोई भी घटना सामने ना आए, फर्जी मतदान ना हो। विधानसभा चुनाव में देखने मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी वही तस्वीर बनती दिखी है और दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कांग्रेस और भाजपा समर्थकों में फर्जी वोट डालने से रोकने पर विवाद हुआ है। तो वहीं सुरपुरा थाना क्षेत्र के भदौरियन के पूरा गांव की यह घटना है। ये भिंड की बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं और फर्जी मतदान को लेकर यह विवाद की स्थिति बनी है। यहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं। तो भिंड में देखिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, चुनाव आयोग ने कहा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है वो इस सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। फर्जी मतदान को लेकर जो तस्वीर यहां दिखने को मिल रही है, इससे पता चल रहा है कि एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग ने जो पुख्ता तैयारियां की थी, जिसके बारे में कहा गया था कि इस बार कोई भी विवाद की स्थिति ना बने, उसको लेकर पूरी तैयारी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति यहां दिख रही है तस्वीरों में, ये बता सकती है कि यहां पर माहौल ठीक नहीं है। तो भिंड वही क्षेत्र है जहां पर फर्जी वोटिंग की जो खबरें थी विधानसभा चुनाव में भी सामने आई थी और लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने मिली है। तो आगे देखिए मुरैना से एक और खास खबर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 9 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। इस बीच मुरैना लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार को नजरबंद किया गया है। मुरैना एसपी ने जहां कांग्रेस कैंडिडेट को पुलिस लाइन में नजरबंद किया है। दरअसल मुरैना में हर चुनाव में विवाद की घटना सामने आती है। विवाद की स्थिति को देखते हुए एहतियात ये फैसला लिया गया है। तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी को नजरबंद किया है और विधानसभा चुनाव में तो मंत्री हो या फिर वहां के जो प्रत्याशी थे उन्हें नजरबंद किया गया था, और अब लोकसभा चुनाव में भी विवाद की स्थिति हो, उसको देखते हुए यहां प्रशासन ने पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी को नजरबंद कर दिया। जिला प्रशासन ने लोकसभा सीट के तीनों प्रत्याशियों को नजरबंद किया है। कांग्रेस के सत्यपाल सिंह नीटू सिकरवार, बसपा के रमेश चंद्र गर्ग और भाजपा के शिव मंगल सिंह तोमर बैठाए गए हैं पुलिस लाइन में। यहां एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान खुद मौजूद हैं और चुनाव के दौरान किसी तरह का उपद्रव और समर्थकों द्वारा हंगामा ना हो, इसलिए प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। तो ऐसी स्थिति यहां फिर से निर्मित होती दिखी है, इसलिए सबसे पहले प्रत्याशियों को ही नजरबंद कर दिया जिससे स्थिति न बिगड़े। तो विधानसभा चुनाव में भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में प्रत्याशी नजरबंद किए गए थे और लोकसभा चुनाव में भी। तो आप समझ सकते हैं कि यहां चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां रहती हैं वो कितनी तेज रहती हैं, और फिलहाल वही बरकरार है। तो लगातार चर्चाओं का दौर भी जारी है। जी शरद जी। बिल्कुल संयम, जो 2 तस्वीरें आई हैं वो अप्रत्याशित नहीं कही जा सकती, क्योंकि आमतौर पर जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जब चुनाव होता है तो
तो वहाँ पर इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आने की जो संभावना है वो बनी रहती हैं। और ये कहा भी जाता है कि चुनाव आयोग के लिए 2 ही ऐसी जगह हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से कहें जहाँ पर चुनाव कराना सबसे मुश्किल होता है। एक तो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है बालाघाट के आसपास का, हालांकि उतना ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये जो स्थितियां हैं वो आमतौर पर देखने को मिलती हैं। और जो नज़रबंद करने की कार्रवाई है प्रशासन की ओर से वो इसी लिहाज से की जाती है ताकि जो विवाद है वो और ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि प्रत्याशी खुद अगर बाहर रहते हैं, पोलिंग बूथ पर रहते हैं, तो फिर उनके समर्थकों की मौजूदगी में जो विवाद होता है वो बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। बावजूद इसके जो स्थितियां हैं वो भिंड में हमने देखा तस्वीरों में किस तरीके से नज़र आ रहा था कि ये जो तस्वीर है वो कम से कम ही नज़र आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, यही सबकी जो अपेक्षा है और उम्मीद है वो रहती है। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ कि ये इन दोनों तस्वीरों की ही व्याख्या अगर मैं आपसे करवाऊँ, ग्वालियर चंबल में खास तौर से जो चुनाव मुरैना का हम बात करें सत्यपाल सिकरवार और शिवमंगल तोमर के बीच में, और भिंड में संध्या राय और फूल सिंह बरैया के बीच में, तो क्या लगता है कि ये जो टक्कर यहाँ दिखाई दे रही है ऐसी ही ईवीएम के मतों के बीच भी हो रही होगी? देखिए शरद जी, जो तस्वीर आई है वो ये आई है कि तीनों उम्मीदवारों को आपने नज़रबंद कर लिया, भिंड में झगड़े की आई हैं, लेकिन अभी तक जो सूचनाएं आई हैं दोनों सीटों से वो वैसी नहीं है जो पिछले चुनाव में आया करती थी, वैसी हिंसा नहीं है। सामान्य तौर पर ये छोटे झगड़े हैं वो हो रहे हैं। जहाँ तक आपने ईवीएम की बात की है, बात बिल्कुल सही है शरद जी, दोनों जगह त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति है। बसपा ने भी इस बार, मुरैना की हम बात करें तो एक ठीक राजनेता उतारा है जिसका वोट बैंक भी हो सकता है, यहाँ जरारिया है भिंड में, तो कुल मिलाकर के त्रिकोणीय मुकाबला है। और जरारिया वही है जिन्होंने पिछले बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 5 साल से वो मेहनत कर रहे थे, तो उनका टिकट कटा तो वो बसपा में चले गए, तो उनका भी थोड़ा वोट बैंक होगा। अगर नुकसान होगा तो दोनों दलों को होगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, और जिसका ज्यादा वो वोट खींचने में सफल होगी बसपा, मुझे लगता है कि उस दल को नुकसान होने की संभावना ज्यादा है इस बार। अच्छा प्रियंका जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि ये जो जिन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति है, यानी कि बीएसपी और ख़ास तौर से मुरैना की हम बात करें, भिंड की बात करें, ग्वालियर की बात करें, वहाँ पर जो बीएसपी के प्रत्याशी होता है वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में आ जाता है हार जीत के बीच में, तो क्या आपका आकलन है कि इस बार जो बीएसपी है वो कितना गेम आपका ख़राब कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के साथ ना कोई गठबंधन है और ना कोई लेना देना। वो जिनके साथ गठबंधन में उतरी खजुराहो में, वहां पे वो पहले क्लीन स्वीप हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें जहां पर भी वो प्रतिद्वंदी के तौर पे उतरी हैं, तो जिसके साथ गठबंधन के तौर पे उतरी हैं और साथ में प्रतिद्वंदी के ऊपर सामने भी उतरी हैं, तो विचार उन दोनों पार्टी को करना चाहिए कि वो वोट कटुआ किसके लिए सिद्ध होती है। वैसे अगर गठबंधन था तो शायद इसके ऊपर इन लोगों को कॉमन राय बना करके गठबंधन के अनुसार प्रत्याशी या तो उतारने ही नहीं चाहिए थे। तो मुझे लगता है कि वोट कटुआ कांग्रेस के लिए ही सिद्ध होने वाली है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस जो जाति विशेष को लेकर के जो क्षेत्रीय दल हैं, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं कर पाए हैं। नुकसान उनका करेंगे जो आज क्षेत्रीय दल की शरणों में है और उनसे सीट्स की अपील कर रहे हैं। अच्छा पवन जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपके लिए तो त्रिकोणीय मुकाबला तो चलो खैर है ही है, एक जो रणनीतिक तौर पर आपको जिससे निपटना होगा, आपके लिए एक चुनौती ये भी है कि आपके जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो भी पाला बदल रहे हैं। अगर हम मुरैना की ही बात करें तो रामनिवास रावत, सागर की बात करें तो निर्मला सप्रे, ये जो सिटिंग एमएलए हैं वो आपकी पार्टी से उन्होंने एन चुनाव से पहले पाला बदल लिया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो रणनीतिक तौर पर आप लोगों की जो फेल्योर एक तरीके से मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप नहीं रोक पाए अपने विधायकों को तो ये कहीं ना कहीं संगठनात्मक तौर पर सोचने वाली बात तो है ही, तो आपके लिए तो चुनौती और ज़्यादा बड़ी है? नहीं, देखिए नो डाउट इसमें चुनौती बड़ी है, लेकिन यहाँ पे जो आज दल बदल करके जा रहे हैं, किस परिस्थिति पे जा रहे हैं, किस मजबूरी में जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाहती है। उन्होंने तानाशाही के हिसाब से एक फरमान जारी कर दिया कि हमें 400 पार होना है।
अब खजुराहो में ऐसी घटना क्यों घट गई, आप खुद सोचिए। इंदौर में ऐसी घटना क्यों घट गई, खुद सोचिए। सूरत में ऐसी घटना क्यों घट गई, खुद सोचिए। अरुणाचल प्रदेश में कैसी घटना घट गई, क्यों सोचिए। तो भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। अब उनको 2 चरण जो अभी तक के चुनाव के चरण हुए, उनको पता चल गया कि हम 400 पार कहीं से नहीं हो रहे, इसलिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हुए दूसरा पाला बदल रहे हैं। तो हम कहते हैं कि अगर आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों पे, उनकी नीतियों पे इतना विश्वास है, तो आप इस तरह के कदम क्यों उठा रहे हैं? आप करिए, एक नजीर कायम करिए कि कोई कांग्रेस आपका भाजपा में आ रहा है तो हिम्मत है तो बोलिए कि हम आपको चुनाव के बाद भाजपा में लेंगे, हमें नरेंद्र मोदी के कामों पर इतना विश्वास है कि हम उन कामों पर जीत जाएंगे। लेकिन ये पता है कि उन कामों को बताने के लिए कुछ है ही नहीं है। क्या काम बताएंगे? एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने पुराने कामों को बताता हो तो बताइए। वो राहुल गांधी का जाप करते रहते, पुराने काम उनके पास है ही नहीं बताने के लिए। तो आम जनता अब इतनी जागृत हो चुकी है कि जो नेता किसी दबाव में भारतीय जनता पार्टी, ऐसा तो आप जानते हैं कि भाई चाहे निर्मला से कोई भी आज जा रहा है, विधायक जैसे महत्वपूर्ण पद पे गया है, तो उसको ऐसा तो है नहीं कि अचानक सपने में मोदी जी आ गए और बोले कि देश प्रेम की काम मैं ही कर रहा हूं। नहीं तो वो लोग तो ये कहते हैं ना पवन जी, वो तो कह रहे हैं कि भाई जो हमारी विचारधारा को स्वीकार करने को तैयार है और जो स्वेच्छा से आना चाह रहा है तो उसका तो स्वागत है, वो क्यों इंतजार करेंगे भाई? नहीं, इंतजार करने की बात नहीं बोल रहा हूं, तो अभी क्यों आ रहे हैं? आप टाइम को समझने का प्रयास करिए ना। मैं वही कह रहा हूं ना, वो इस बात की चिंता क्यों करेंगे भाई? अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से आने को तैयार है और अगर उनको लगता है कि और उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी तो ये तो उनकी रणनीति है भाई। ये नहीं तो ये कौन सी एक्सरे मशीन से आपने देख लिया कि वो स्वेच्छा से आ रहे हैं? कौन से? आप भाजपा के पास तो वॉशिंग मशीन है, जादुई वॉशिंग मशीन की, उसमें अजीत पवार जैसे लोग धुल करके स्वच्छ निर्मल हो जाते हैं। आपके पास कौन सी एक्सरे मशीन है? हमारे पास कौन सी एक्सरे मशीन है जिससे हम देख लें कि वो किस मन से आए हैं, किस दबाव में आए हैं, किस कारण से आए हैं? अब अक्षय बम है, उनका 17 साल पुराने केस में किसी भी कारण से कोई अगर एक और धारा जोड़ दी जाएगी तो सामने जैसे सीधे साधे आदमियों को लगेगा ना कि 17 साल बाद अचानक क्यों जोड़ दी गई। फिर उसके बाद 4 दिन बाद वो भाजपा ज्वाइन कर लेगा तो हमें तो लगेगा ना। हम तो उस हिसाब से बात कर, हम तो बहुत छोटे इंसान है, हमारी कोई हैसियत नहीं, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। तो हम जो एक आम आदमी की तरफ से जो सोचता हूं, जो हमारी सोच विचारधारा है, उसके हिसाब से बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्लान बी प्लान सी में भी पैरेलल ही काम कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि हम सीधे नॉर्मल प्लान से हम अपनी लाइन को बड़ा कर नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे की लाइन को छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। पौराणिक जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूँ कि सर कांग्रेस कह रही है कि उनके साथ उनके पास प्लान ए भी है, फिर बी भी है, फिर सी भी है। तो ये जो प्लान ए बी सी है, ये क्या लगता है कि आपको कि इनकी क्यों ज़रूरत रहती है खासतौर से चुनाव के बीच? चलिए मैं उनकी एक बात का सिरा पकड़कर आपके पास आता हूं कि इसकी क्या ज़रूरत आपको लगती है, चाहे रामनिवास रावत हो, निर्मला सप्रे हो, ऐसे वक्त में जब चुनाव बस होने ही वाले थे, मतलब 2-3 दिन के अंतराल में ये सब हो गया। और सप्रे तो ऐसे वक्त में आई थी जब चुनाव प्रचार थमने वाला था, उसी दिन आ गई वो। देखिए शरद जी, राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़े मायने रखता है। माहौल कैसा बनता है, लोगों के बीच बात कैसे जाती है। आप परसेप्शन ये बना लेते हैं कि सारे लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं, तो कांग्रेस की स्थिति कुछ नहीं बची। ये आम मतदाता होता है जो 15-20% वोटर होता है, जो फ्लोटिंग वोट जिसको हम कहते हैं, उस पर इन चीज़ों का सीधा असर पड़ता है। पवन जी कह रहे हैं दबाव में, मैं ठीक है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन राजनीति में जो आज की तारीख में जो लोग हैं वो पावर के लिए और महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। शरद जी, अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होती तो आप दल बदल नहीं करते, आप विधायक का टिकट नहीं मांगते, आप सांसद का टिकट नहीं मांगते। आप जनसेवा तो घूम के भी कर सकते हैं ना, लेकिन राजनीति में पद पाना आपको जरूरी है, और सत्ता के बगैर छटपटाहट होती है लोगों में। मैं किसी एक नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत से नेता ऐसे हैं जिन्हें कभी एक बार मंत्री बनने का मौका मिल गया, उन्हें पता है कि पावर गेम क्या होता है। उन्हें उम्मीद थी कि बहुत समय बाद कांग्रेस फिर सत्ता में लौटेगी, और जब कांग्रेस सत्ता में लौटती नहीं दिख रही है तो वो पावर को लेके ललायत हैं, वो चाहते हैं उन्हें ताकत मिले, लिहाजा वो पार्टी बदल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ABC प्लान, शरद जी जैसे अपन खेल में देखते हैं ना कि कभी टेलेंडर को आप ओपनिंग में उतार देते हैं, कभी ओपनिंग वाले को बीच में उतार देते हैं, तो ये एक प्लान रहता है किसी भी टीम का जो परिस्थिति देख के चलता है। अगर मौसम में बादल छाए हैं, पिच पे नमी है, तो वो ऐसे बैट्समैन को भेजते हैं जो टाइम काट ले। तो मुझे लगता है कि जैसे क्रिकेट टीम में प्लान बनते हैं कि किस तरह से खिलाड़ी को उतारना है, उसी तरह से राजनीतिक दल भी ABC प्लान करके चलते हैं ताकि परिस्थिति के अनुसार वो चीज़ों को बदल सकें, अपने हिसाब से माहौल बना सकें। अच्छा, लेकिन क्या आपको लगता है कि राजनीति और क्रिकेट दोनों की कोई तुलना की भी जा सकती है? क्योंकि खेल की एक रणनीति अपनी जगह है, राजनीति में कहते हैं कि समाज सेवा और नैतिकता, इनकी भी तो कुछ
मायने होते होंगे। क्या आपको लगता है कि अब जनता के बीच में इतना ज़्यादा ये जो दल बदल का पिछले कुछ अगर हम 2-3 सालों के बीच में देखें तो इतना ज़्यादा हो गया कि अब आपको भी क्या लगता है कि जनता के बीच में ये कोई विषय रह नहीं गया है कि कौन सा विधायक किस पार्टी में चला गया या कौन सा नेता चला गया। अब आप समझिए कितनी बड़ी बात है कि विधायक जा रहे हैं तो उसका मतलब उनको अपनी विधायकी भी छोड़नी पड़ेगी। वही बाई इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन में फिर देखा जाएगा कि वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं होता। मैं सिटिंग एमएलए की बात कर रहा हूँ। वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको लगता है कि उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं रहती कि ठीक है अब मैंने फैसला ले लिया है, जनता उनके साथ होगी ही होगी, ये उनके मन के भाव होते हैं। देखिए शरद जी, क्या है कि नैतिकता की अब बात ऐसे लगने लगा है कई बार जैसे किताबी हो गई हो। लोग नैतिकता की को ही अपना के चलते या नैतिकता उनके जीवन में होती तो ऐसे कदम नहीं उठाता कोई राजनीति में कि वो एक बार चुनाव जीतता है किसी भी दल का और दल बदल कर ले। बहुत विशेष परिस्थितियां हों तो वो एक ऐसे कदम उठाते हैं। लेकिन आपने ये कहा कि वो दल बदल कर लेता है, जनता का सोचता नहीं, वो सोचता हम चुनाव जीत जाएंगे। मेरा ये मानना है कि लोगों को ये लगने लगा है कि समाज का आदमी दल बदल को बहुत छोटी चीज़ समझने लगा है। उसे लगता नहीं कि बहुत बड़ा काम कर लिया। पहले अगर कोई ऐसा करता तो उसके लिए दोबारा लोग वोट देने तैयार नहीं होते। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भी सत्ता पक्ष में कोई जाता है वो बहुसंख्यक लोग चुनाव जीत के आते हैं और उसका असर ये हो रहा है कि दूसरे लोगों को भी लगने लगा है कि अगर हम ये पार्टी छोड़ के सत्ताधारी दल में जाएंगे तो बाई इलेक्शन जीतना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है प्रियंका जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ कि 9 सीटें हैं, 9 सीटों में मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डिस्कशन है वो कुछ सीट वाइज भी हो जाए। भोपाल की हम बात कर लेते हैं क्योंकि राजधानी है मध्य प्रदेश की। प्रज्ञा ठाकुर अब इस बार नहीं है मैदान में। शर्मा वर्सेस श्रीवास्तव का जो मुकाबला हो रहा है बीजेपी कांग्रेस में, यहाँ का आप सिनेरियो क्या देख रही हैं? क्या आपको लगता है कि राजधानी का जो मूड है वो क्या है? राजधानी हो या बाकी भी जो दूसरी भी सीट्स हो, 9 की 9 सीट के ऊपर कमल खिलेगा। और ये इनकी जो बौखलाहट है, और शायद मुझे थोड़ा सा एक अफसोस होता है कि हमारे कांग्रेस के भाई लोग थोड़ा सा अध्ययन करके नहीं बैठते। ये इनकी हमेशा की परेशानी है। दल बदल कानून इनकी सरकार ने बनाया, 520 को इन्होंने समाहित कर लिया था। जब सख्ती की बात की गई थी तो ये विरोध में थे क्योंकि उस समय इनको 520 अच्छे लग रहे थे। आज उन्हीं का अनुसरण करके लोग आ रहे हैं तो इन्हें बुरा लग रहा है। लोकतंत्र की ये बात करते हैं, संविधान को 106 बार अमेंडमेंट इन्होंने किया लेकिन थोप देते हैं हमारे ऊपर। उसी संविधान को लेके अभी हम चल रहे हैं, उसमें हमने कोई परिवर्तन किया नहीं है। तो सारी चीजों के लिए अगर हम बात करें तो बीज तो इन्होंने बोया है। आज जब वो वटवृक्ष बन गया है तो इन्हें बुरा लगने लग गया क्योंकि वो इनके अगेंस्ट जाने लग गया। लेकिन जब तक इन्हें अच्छा लग रहा था, जब तक इन्हें मलाई खाने को मिल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब इन्हीं के नेता उसका उपयोग करके और मोदी जी की गारंटी के ऊपर खुद इनके नेता विश्वास करके आने लग गए हैं तो इन्हें बुरे लगने लग जाते हैं। और ये लोग इतना चिल्ला चिल्ला के अपना बीपी बढ़ाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि अभी ठंडा पानी पीजिए और 29 की 29 सीटों के ऊपर जब कमल खिलेगा तो कृपया करके रात तक जो हमारी सारी डिबेट्स पे अवेलेबल रहिएगा, क्योंकि फिर आप लोग रात पे डिबेट पे नहीं आते, मिलते नहीं है। यही विधानसभा में हुआ था जब मैं रात को 8 बजे अनादि चैनल पे बैठी थी तो प्रवक्ता आए नहीं थे कांग्रेस के। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि 4 जून को पूरे टाइम तक डिबेट में हमारा साथ दीजिएगा। बस यही मैं कहना चाहूंगी। पवन जी, वो कह रही है प्रियंका जी कि ठंडा पानी पीजिए आप लोग, अभी जो है आपको उसकी ज्यादा जरूरत है। तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, कई सारी चीज का उनका अनुयायी हूँ मैं कि अभी उन्होंने कम से कम इतनी चिंता की हमारे बीपी की, पानी पीने के, बड़ा अच्छा लगा। एक स्वतंत्र लोकतंत्र चाहिए उनको। लेकिन हम बात उन्होंने तो शुरू में कह दिया था ना पवन जी, प्रियंका जी ने शुरू में कह दिया था कि एक सक्षम विपक्ष का होना जरूरी है। अब वो इतना ध्यान रख रही है तो अच्छी बात है ना। नहीं, मैं तो ओवरऑल भाजपा की बात कर रहा हूँ। उनको तो विपक्ष विहीन चाहिए था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं काफी सम्मान करता हूँ उनका। और रही बात जो गारंटी की, सिर्फ गारंटी बोल देने से नहीं होता। हम कहते हैं कि 1 by 1 बताइए, मोदी जी ने गारंटी दी थी, करोड़ों रुपए का विज्ञापन फूंक डाला था, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार झूठों की सरकार, उस गारंटी को कहां तक आपने फुलफिल किया? 450 रुपए में सिलेंडर दिया क्या आपने? दिया क्या? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार आपने दिया क्या? महंगाई कम किया आपने? 100 दिन में काला धन लाया क्या? अनेकों चीजें ऐसी हैं। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी सच दुनिया के सामने है
और जो कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट माननीय मोदी जी का फोटो लगा हुआ है तो उसका भी सच सामने आने लगा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को इस प्रदेश और देश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है और वो अपने स्वविवेक से निर्णय लेगी और इस बार देख लेगी। अब रही जो संविधान की बात जो आप बोल रही थी, हम कहते हैं संविधान में देश हित में कोई संशोधन करिए उसमें अलग बात है, लेकिन संविधान में संशोधन करिए आप तानाशाही को दिखाने के लिए। संविधान में संशोधन करिए कि सामने वाला व्यक्ति कोई बोल नहीं सकता। संविधान में संशोधन आप करिए कि हमको विपक्ष को बोलने की आजादी खत्म कर देंगे। संविधान में आप संशोधन करिए कि हमारा किसान सड़कों पर धरना नहीं कर सकता। संविधान पे आप संशोधन करिए कि हम बेरोजगार को बोलेंगे रोजगार देने के लिए, और जब वो रोजगार मांगने जाएगा तो उसको अंदर कर देंगे। संविधान में बदल दीजिए कि पिछड़े वृत्ति को रोक देंगे। संविधान में आप बदल दीजिए कि पीएम केयर फंड में हम लाखों रुपए जमा करवा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 500-500 करोड़ का कार्यालय बनवा लेंगे और कहेंगे सबके अच्छे दिन आने वाले हैं। सबका साथ और भाजपा का विकास, ये आपके नारा है पर्दे के पीछे का, और बाहर का सबका साथ सबका विकास है। तो ये दोहरा चरित्र जो दोमुही बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, वो उससे अब जनता अच्छी तरह से रूबरू हो चुकी है, अच्छी तरह से जान चुकी है। इसलिए जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सिरे से खारिज करेगी। अगर इनमें पवन जी, प्रियंका जी जवाब देना चाह रही हैं, जवाब तो ले लेते हैं। आपने इतना लंबा जवाब दिया, अब उनका भी जवाब ले लेते हैं। जी जी बोलिए। जी हमारे महामंत्री जी कांग्रेस के इतना चिल्लाते हैं कि खुद इनकी ये हड़बड़ाहट और इतना चिल्ला चोट को सुन के खुद इनके लोग मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी में विलय कर जा रहे हैं। ये बात आप पहले अपने लोगों को तो समझाइए, फिर जनता को समझाइएगा कि वो लोग क्यों छोड़ रहे हैं। ऑलरेडी जीते हुए थे अपनी सीट, 3 विधायक बहुत बड़ी बात होती है, विधानसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है और वो विलय कर जा रहा है कांग्रेस से छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में। आप उन्हें क्यों नहीं समझा पा रहे और अपना बीपी बढ़ा रहे? इसलिए मैं कह रही हूँ ठंडा पानी पीजिए, क्योंकि अभी आपको बहुत लंबे तक डिफेंड करना है। अगर आप रहे तो, अगर आपने भी ज्वाइन कर लिया भारतीय जनता पार्टी तो हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है आप मेरी जगह बैठ करके प्रवक्ता बन के बहस करें। पवन जी, ये ऑफर आया है, अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप अभी स्वीकार और खारिज दोनों अगर कर सके तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, बाकी जो जिस दिन जो आएगा, रिजल्ट आएगा, उस दिन मैं पूरा डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। प्रियंका जी को कहेंगे तो मेरा नंबर ले लीजिएगा। अगर न्यूज चैनल वाले ना बुलाए, बोले अगर कि कांग्रेस का कोई नहीं मिल रहा, तो आप मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। मैं हमेशा चैलेंज स्वीकार करता हूँ। मुझे जो ज्ञान है थोड़ा बहुत, और जो मैंने भी 3 बार इस प्रदेश की यात्रा निकाली है, जो आम लोगों की भावनाओं को जिया है, उनके दुख दर्द को हमने समझा है। पवन जी, प्रियंका जी, आपकी बातचीत आ गई है और समय की अपनी बाध्यता है, लिहाजा इस चर्चा को यहाँ पर रोकना होगा। कुछ अपडेट्स के साथ में संयम हमारे साथ हैं। संयम, ओवर टू यू।